प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। आज का हमारा विषय है गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अंतर्गत कण की गति का सामान्य हल, अर्थात जनरल सॉल्यूशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुत्वीय बल है जो एक केंद्रीय बल है और जो सौरमंडल है उसके में जो सभी ग्रह हैं इसी गुरुत्वीय बल के कारण अपनी कक्षाओं में गतिमान है। इस बल के प्रभाव क्षेत्र में किसी वस्तु या ग्रह की कुल ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहते हैं, क्योंकि केंद्रीय बल है और केंद्रीय बल के अंतर्गत ये जो कुल ऊर्जा है और जो संवेग है, कोणीय संवेग है, वो संरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय अन्योन क्रिया से संबंधित जो केंद्रीय बल है उसको हम व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार व्यक्त करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? F सदिश इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, या एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 1। चूंकि गुरुत्वीय बल संरक्षित बल होते हैं, अतः कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू यू प्लस 1/2 m dr अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस j स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 2। ये जो इक्वेशन हमने काम में ली है कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिज ऊर्जा जो संरक्षण नियम था उसके अंतर्गत हमने ये इक्वेशन प्राप्त की थी, तो वहां से हमने इसको लिया है। ठीक है, या dr अपॉन dt का होल स्क्वायर के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? dr अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल टू 2/m बड़ा ब्रैकेट e माइनस मजला ब्रैकेट u प्लस j स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर मजला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहां पर ये u जो है वो r का फंक्शन है, इसलिए मैं बार बार इसको नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ u से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अंडरस्टूड है कि ये r का फंक्शन है। ठीक है, या dr अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2/m बड़ा ब्रैकेट e माइनस मजला ब्रैकेट u प्लस j स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर मजला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम से हम जानते हैं कि J इक्वल टू क्या होगा? mr स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt। यहां से डी थीटा अपॉन dt का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? डी थीटा अपॉन dt इक्वल टू J अपॉन mr स्क्वायर। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 4। अब देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। किससे? समीकरण 3 और समीकरण 4 का इस्तेमाल करना है। तो देखो, समीकरण 3 व 4 से हम dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? dr अपॉन dt डॉट dt अपॉन डी थीटा, और इन दोनों की वैल्यू हमारे पास ज्ञात है। dr अपॉन dt की वैल्यू ये रही और dt अपॉन डी थीटा की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का मान रख दीजिए, ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको आगे हल करेंगे। तो हम इसको डी थीटा इक्वल टू dr अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट 2me अपॉन जे स्क्वायर माइनस 2meu अपॉन जे स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये पद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो देखो,
इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन आर नॉट से आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट 2me अपॉन जे स्क्वायर माइनस 2mu अपॉन जे स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इसका समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और लिमिट रख देंगे तो थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू ये वाला पद सेम वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे देखिए, या थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस इंटीग्रेशन आर नॉट से आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट 2me अपॉन जे स्क्वायर प्लस 2mk अपॉन जे स्क्वायर आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये पद में हमने यहां पर u था, तो u को हम क्या कर सकते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो समीकरण नंबर 1 है उससे, क्योंकि f इक्वल टू होता है माइनस ग्रेड u, क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, तो उससे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो u इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये जो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये मान आ जाए। ठीक है, अब समाकलन, ये जो समाकलन है इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए मान लीजिए कि u इक्वल टू स्मॉल u, ध्यान रखना स्मॉल u इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा du इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। जब ये मान रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट डैश माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन अंडर रूट 2me अपॉन जे स्क्वायर प्लस 2mk अपॉन जे स्क्वायर इंटू यू माइनस यू स्क्वायर। ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर हमने देखो थीटा नॉट के स्थान पर थीटा डैश रखा है। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम वेरिएबल आर जो वेरिएबल था उससे हम यू वेरिएबल में चेंज हो रहे हैं, यानी परिवर्तन कर रहे हैं, आर से यू में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि समाकलन नियतांक जो है हमारे पास ये भी चेंज हो जाए। ठीक है, और इसका मान जो डिपेंड करेगा वो प्रारंभिक अवस्थाओं पर निर्भर करेगा। तो ये मान जो है परिवर्तित हो सकता है, इसलिए हमने इसमें थीटा डैश एक परिवर्तन कर दिया है, और कोई इसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम एक स्टैंडर्ड समाकलन, मानक समाकलन का उपयोग करेंगे। कौन सा मानक समाकलन है जिसका हम उपयोग करेंगे, dx अपॉन अंडर रूट a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये जो मानक समाकलन है ये बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट माइनस सी कॉस इनवर्स ब्रैकेट माइनस बी प्लस 2cx अपॉन अंडर रूट डी। ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो इक्वेशन समीकरण नंबर जो 5 है वो सेम इसी प्रकार का है, ये और ये सिमिलर है। ठीक है, तो इसका जो समाकलन का मान है वो इसके बराबर होता है, और जहां पर ये जो d है वो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इस केस में a कितना हो जाएगा 2me अपॉन जे स्क्वायर, b कितना हो जाएगा 2mk अपॉन जे स्क्वायर, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो इससे हम क्या करेंगे, d का मान कैलकुलेट कर लेंगे पहले, और फिर सारे मान इस फार्मूले के अंतर्गत रख देंगे, तो इस इंटीग्रेशन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान निकाल लीजिए। तो d का मान निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा, और इनके जो पद आएंगे उनको सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा d का मान 2mk अपॉन जे स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन mk स्क्वायर ब्रैकेट 1। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है du अपॉन अंडर रूट 2me अपॉन जे स्क्वायर प्लस 2mk u अपॉन जे स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स
बड़ा ब्रैकेट जे स्क्वायर यू अपॉन एम के -1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मान को उठाकर समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए तो हमारे पास ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वापस पुनः u इक्वल टू 1/r रख देंगे इसमें। ठीक है, पहले हमने r से u में चेंज किया था, अब हम वापस क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्व करने के बाद u के स्थान पर वापस 1/r इसमें रख देंगे। क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस थीटा नॉट डैश इक्वल टू ब्रैकेट जे स्क्वायर अपॉन एम के आर -1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें क्या किया है कि इसमें ये जो आएगा ये माइनस में वैल्यू आती है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको इधर ले जाइए, ठीक है, हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट डैश, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो थीटा नॉट डैश माइनस थीटा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास क्या आएगी, थीटा नॉट डैश माइनस थीटा। हमने यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं, ये थीटा माइनस थीटा नॉट डैश, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, तो कोई अंतर नहीं आएगा। माइनस कॉमन निकाल के करेंगे तो भी उतना ही वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, और इसको 1/r के लिए हल करेंगे, ये इक्वेशन में प्राप्त हो जाएगी क्या, 1/r इक्वल टू एम के अपॉन जे स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर की ब्रैकेट बंद की पावर 1/2 कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट डैश बड़ा ब्रैकेट बंद, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर a इक्वल टू तो है एम के अपॉन जे स्क्वायर, और e जो है वो है अंडर रूट 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। तो ये अगर मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/r इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस e कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट डैश ब्रैकेट पर। यहां पर जो e है वो उत्केंद्रता है, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, सुविधा के लिए अगर मान लें कि थीटा नॉट डैश इक्वल टू अगर 0 हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/r इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस e कॉस थीटा। ये समीकरण हमें प्राप्त होगा, और ये किसका समीकरण है, यह जो है वो शंकु काट या परिच्छेद का सामान्य समीकरण है, जनरल इक्वेशन है शंकु का। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अंतर्गत गति करता है तो उसका जो समीकरण है या गति का जो पथ है वो शंकु के काट क्षेत्र के परिच्छेद के अनुसार हमें प्राप्त होगा, और उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पर, इस e की वैल्यू पर, जो स्मॉल e है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, प्रपथों की विवेचना, डिस्कशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज, वो डिपेंड करती है ई पर। ई की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका जो पथ है किस प्रकार का होगा, वृत्त होगा, दीर्घ वृत्त होगा, परवलय होगा, अति परवलय होगा, किस प्रकार का पथ होगा वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो शंकु का काट क्षेत्र का जो समीकरण है वो हमारे पास है 1/r इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस e कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का पथ उत्केंद्रता E पर निर्भर करता है, और वस्तु की जो कुल ऊर्जा
ई के धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होने पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। देखो कैसे निर्भर करेगा। जब ई इक्वल टू 0 हो तो इस स्थिति में ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -mk²/2j²। कहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से, इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल ई और कैपिटल ई ये तो कुल ऊर्जा है, ये उत्केंद्रता है। ठीक है, इस इक्वेशन से मान निकाल सकते हैं कि ई की वैल्यू अगर कितनी है उस पर ये कुल ऊर्जा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जब ई का मान 0 होगा, स्मॉल ई का मान 0 होगा, तो जो कुल ऊर्जा है वो होगी -mk²/2j²। और उस केस में जो कण का जो पथ है वो होगा वृत्ताकार तथा यह कण की बद्ध अवस्था है। ठीक है, दूसरा देखिए, जब E<1 हो तो उस स्थिति में जो कैपिटल E<0 होगा और कण का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, एलिप्स। जब E=1 हो तो उस स्थिति में कैपिटल E यानी कुल ऊर्जा का जो मान है वो 0 होगा और कण का जो पथ है परवलयाकार होगा यानी पैराबोला। और लास्ट, जब E>1 हो उस स्थिति में जो कैपिटल E>0 होगा और कण का जो पथ है अति परवलयाकार होगा, हाइपरबोला। तो डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, E=0 हो तो वृत्त होगा, E<1 है तो दीर्घवृत्त होगा, E=1 है तो ये क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा, पैराबोला, और E>1 है तो ये अति परवलय हो जाएगा। ठीक है, उसमें से 2 तो क्लोज पाथ हैं और 2 ओपन पाथ हैं। वृत्त और दीर्घवृत्त तो क्लोज्ड पाथ हैं। ठीक है, क्योंकि बंद पथ है, पूरा बंद हो रखा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और वहीं से, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का पता नहीं लगा सकते कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां से बंद हुआ है। ठीक है, ये तो क्लोज पाथ हो गए और ये दोनों ओपन पाथ हैं। ठीक है, धन्यवाद।